तो मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई टच कर चुका है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर ने क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए अभी रेस्ट ऑफ द 2024 के लिए, ट्रेडर्स ने क्या करना चाहिए, और इसी के साथ मैं बात करूंगा कि यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रेटेजीज में क्या ऑलरेडी चेंजेस ला चुका हूँ लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से। चलिए हम लोग ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो होने वाला है ये 2024 का शायद से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। तो आपने बिल्कुल इस वीडियो को वापस से एक बार देख लेना है। आपका कन्विक्शन अगर नहीं बैठ रहा होगा तो वीडियो वापस समझिए, थोड़ा सा और रिसर्च आप अपना खुद भी कर लीजिए। नहीं तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे कुछ क्वेश्चंस होंगी, क्वेरीज होंगी, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, जो भी चीज़ होगी एक बार कमेंट्स करके भी बता दीजिए। तो चलिए हम लोग उस पर, हो सकता है कि अगर सही से बात हुई तो मैं आपको यहाँ पे सेकेंड वीडियो बना के इसका उसके बारे में और एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। तो अभी बात करते हैं इन्वेस्टर्स की कि आपने यहाँ पे क्या करना है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। एक कॉमन सेंस बोलता है कि यार यू बीइंग एन इन्वेस्टर आप क्या बोलोगे, भाई सस्ता खरीदो महंगा बेचो। तो भाई इतने हाई पे पहुंचने बाद एक सेंसिबल तरीके से क्या हम लोगों को लगता है कि नहीं यार इतने महंगे पे क्या खरीदे, लेकिन नीचे आ जाएगा तब हम लोग खरीद लेंगे। लेकिन कुछ लोग अब ये सोचते हैं कि भाई सस्ते में कैसे मिलेगा, मार्केट तो इतना बढ़िया है। अभी के टाइम में वी हैव वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये चीज़ तो ना अब ये कंटिन्यू रहेगी। तो लोग ये भूल जाते हैं कि मार्केट ये कभी भी साइक्लिकल में चलता है, ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, नीचे बहुत ज़्यादा आता है तो ऊपर भी जाता है। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अब बात यही आ जाती है कि भाई एक इन्वेस्टर जो ऑलरेडी उसका पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़िया सा दिख रहा है, क्या आपने यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर मैं आपको अभी जल्दी से दे दूंगा। लेकिन आप एक बार सोच लीजिए कि आपके पास जो जो स्टॉक्स है आपने क्यों लिए थे, क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से सालों साल के लिए आप बैठने के लिए लिए थे, या नहीं आपने ऐसा सोचा था कि नहीं 30, 40, 50% बन गए लेकिन हमारा तो ऑलरेडी डबल हो चुका है और हम लोग इस पर बैठना चाहेंगे। तो एक बार वो थोड़ा सोच लीजिए। तब तक मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, ये देख लीजिए। यहाँ पे अब आप ये जो चार्ट देख रहे हो ये है इन्वर्टेड यील्ड कर्व का। ये अगर आपको नहीं पता होगा तो सिंपल सा बात है, 2 ईयर्स का जो बॉन्ड के यील्ड्स है और 10 ईयर्स के बॉन्ड के यील्ड से ये अगर इन्वर्ट हो जाते हैं, ये मतलब माइनस हो जाते हैं, जीरो से नीचे चले जाते हैं, तो आपको यहाँ पे, और ऑब्वियसली 3 मंथ्स या उससे ज़्यादा अगर होते तो आपको ये लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर ये सजेस्ट करता है कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में यहाँ पे रिसेशन आने के चांसेस है। तो अगर आप बोलोगे कि भाई इसकी एक्यूरेसी कितनी है, तो अभी तक की एक्यूरेसी इसकी 100% की। आप यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक बार हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड टाइम हुआ है, यहाँ पे थर्ड टाइम हुआ है। जैसे ही इन्वर्ट हो गया ना, ये यहाँ पे इन्वर्जन हो गया, यहाँ पे ये जो रेसेशन है ग्रे एरिया है ये रेसेशन वाला है। ये जो 4th टाइम यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे ये रेसेशन ऑलरेडी हो चुका है। ये 5th टाइम हुआ था, उसके बाद यहाँ पे आपको रेसेशन दिख रहा है। यहाँ पे 2020 में जस्ट छोटा सा हुआ था, लेकिन अगेन 2020 में मार्केट यहाँ पे गिरा था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ऑलरेडी ये कर्व इन्वर्ट हो चुका है 2022 में। तो उसके बाद यहाँ से काफ़ी बड़ा इन्वर्जन हुआ, बहुत बड़ा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो था परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा दिन के लिए था। अब जाके 6 सितंबर को 2024 में ये कर्व जो है ना ये अब इन्वर्ट हुई है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 900 डेज के बाद ये अनइन्वर्टेड बोले तो नॉर्मलाइज हो चुकी है। इसके पीछे का रीज़न है सिंपल है कि फेड वालों ने कहा कि भाई अब भी लेटेस्ट में जो कहा कि पॉवेल ने जो कहा कि भाई हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आगे आने वाले टाइम पीरियड में कम होने करने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 4 यहाँ पे रेट कट्स दिख सकते हैं आगे आने वाले 1 साल के पीरियड में। तो उस चक्कर में यील्ड्स यहाँ पे अच्छी खासी नीचे गिर गई, लेकिन 2 की थोड़ी सी ज़्यादा गिर गई। तो इसके वजह से ये जो इन्वर्टेड था ये इन्वर्टेड वापस से अनइन्वर्टेड हो गया, मतलब अब ये धीरे से पॉजिटिव की टेरिटरी में आ गया। तो ये क्या खुशी की बात है, मतलब आप बोलोगे अरे ये तो अच्छा हो गया ना कि वापस से पॉजिटिव में आ गया, लेकिन नहीं, वेट। अब आप यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे और एक चार्ट में आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। तो ये जो चीज़ है ना, जैसा मैंने आपको कहा था रेसेशन, तो आप थोड़ा थोड़ा एक एक करके देख लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी वाला चीज़ है ये। तो आपको रेसेशन के जो पीरियड्स हुए थे 1980s में, रेसेशन स्टार्ट 1980, 81, 1990, 2001, 2007, 2020 और अभी का तो आया नहीं है, इसलिए अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। फर्स्ट इन्वर्जन मतलब यहाँ पे इन्वर्टेड यील्ड कर्व। अच्छा, ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व किसका था? 2 ईयर्स और 10 ईयर्स का। कुछ लोग 3 मंथ्स का और
10 ईयर्स का कुछ करते हैं, तो थोड़े बहुत वेरिएशन है, लेकिन 2 ईयर्स 10 ईयर्स का ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा सही प्रिडिक्ट करता है। तो फर्स्ट इन्वर्जन कब हुआ था? जब भी हुआ था, मतलब 78 में हुआ था, ये हुआ था। और इन्वर्जन खत्म कब हुआ था? इन्वर्जन स्टार्ट होने को हम ए बोलेंगे, इन्वर्जन खत्म कब हुआ था उसको बी बोलेंगे। तो बी माइनस ए मतलब स्टार्ट और खत्म, स्टॉप जब हुआ था इन्वर्जन, तो कितने कितने दिन था ये 623 डेज था 1980s के अंदर। 409 मतलब एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ये भी 365 मतलब कितना होगा 700, मतलब ये समझ लीजिए 1.5 साल से थोड़ा सा ऊपर के साइड में है। ये वाला 1980s के अंदर था। इसके बाद 1990s के अंदर भी 472 डेज, ये बहुत बड़ा था इन्वर्जन जो था 948 डेज का यहाँ पे था। ये था 2001 के अंदर, ठीक है। 2007 में क्या था 520 डेज, उसके बाद में 2020 में सिर्फ हार्डली 8 डेज का था, ओके। और बाद में अब जो हुआ है, जो मैंने कहा कि आपको इन्वर्टेड यील्ड कर्व अनइन्वर्टेड हो चुकी है, ये हो चुकी है 889 डेज। एक्चुअली कुछ लोग 893 बोले, 3-4 दिन प्लस माइनस, बट रिगार्डलेस कि ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 900 डेज हो चुके हैं, जहाँ पे जो कर्व थी वो यहाँ पे इन्वर्ट होके यहाँ से वापस अनइन्वर्ट हुई है। तो 900 मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए काफ़ी लंबा पीरियड है। और ये अपना सेकंड, यहाँ पे जो बोलते हैं सेकंड हाईएस्ट के अंदर बोलोगे, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी आ चुका है। अब ये तो हो गया डेज इन्वर्टेड की कितने दिन के लिए ये था। रिसेशन स्टार्ट कब हुआ? भाई इन्वर्जन तो हो गया, चलिए इन्वर्जन खत्म हुआ, इन्वर्जन स्टार्ट हुआ, खत्म हो चुका। तो रिसेशन कब स्टार्ट हुआ यहाँ पे? कि यहाँ पे 1 जनवरी 1980s के अंदर, बाद में यहाँ पे 1 जून, जुलाई, अगस्त, 1 अगस्त 1981 के अंदर, बाद में अगेन यहाँ पे 1990 के अंदर, फिर 1 मार्च 2001 के अंदर, यहाँ पे 1 दिसंबर को यहाँ पे, और इसके बाद में 1 to 2020। तो इस तरीके से यहाँ पे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि बस रिसेशन स्टार्ट होना, मतलब रिसेशन स्टार्ट होना, और जब इन्वर्जन फर्स्ट टाइम ऑकर हुआ था उसमें कितना दिन है, तो यहाँ पे ये चीज़ें दी गई है कि 501 डेज, 292, 565, 1010, 10, 704, 158। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉलम है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला C-B। मतलब आपका इन्वर्जन कब खत्म हुआ और रिसेशन कब स्टार्ट हुआ, इसके बीच का जो टाइम डिफरेंस है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन्वर्जन कब खत्म हुआ था और टाइम डिफरेंस, तो 1990s के अंदर 93 डेज के बाद यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपका रिसेशन स्टार्ट हो गया था। अब 93 डेज का मतलब सीधी सी बात है 3 महीने बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। इन्वर्जन जैसे खत्म हुआ, अनइन्वर्टेड कर्व हो गई, नॉर्मल हो गई, तो यहाँ पे 62 डेज के बाद, मतलब यहाँ पे 2 महीने बाद हो चुका था। यहाँ पे 3 मंथ्स, यहाँ पे 2 मंथ्स, यहाँ पे आप ये समझ लीजिए 6 महीने बाद हुआ था, यहाँ पे 5 महीने बाद हुआ था। मतलब कितना हो गया ये 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, ओके। ये 180 समझ के चलता हूँ, तो ये 6 मंथ्स, ठीक है। ये 5 मंथ्स, मतलब 2, 3, 5, 6 इतने हो चुके हैं, मतलब 6 महीने का तो अभी ये आपको दिख चुका है। तो अब बात तो यही आ जाती है कि अब कब होगा, मतलब लास्ट जो इन्वर्जन हो चुका है सितंबर मंथ में, ठीक है। सितंबर मंथ में मैं ऐसा भी एज्यूम करूँ कि यार लास्ट टाइम जैसा हुआ था कि 5 या 6 महीने बाद होगा, तो 6 महीना भी अगर आप ऐड कर लेते हो, मतलब आप समझ लीजिए कि अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, और यहाँ से मार्च 2025 तक के। तो मैं भी यही बोलता हूँ कि आप अगले 6 से 9 मंथ, 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स का यहाँ पे पकड़ के चलीजिए। यहाँ पे देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। और याद रख लीजिए बॉन्ड मार्केट ये कभी भी मतलब ये ज़्यादा बेटर प्रिडिक्टर है कि इकोनॉमिक्स किस तरीके से चल रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको मतलब स्टॉक मार्केट ये थोड़ा सा ज़्यादा सेंटिमेंटल बेस है, आगे का फ्यूचर देख के उस तरीके से एडजस्ट होता है, लेकिन बॉन्ड थोड़ा सा स्टेबल होता है और वो ज़्यादा बेटर प्रिडिक्ट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। तो अगेन 6 मंथ्स टू 9 मंथ के अंदर आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि हो सकता है कि आप यहाँ पे जून 2025 या उसके पहले तक के आपको यहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन या मार्केट में एक बहुत बढ़िया सा क्रैश देख सकते हो। तो अब आप सोचोगे कि यार
ठीक है, मतलब अगेन यू बीइंग एन इन्वेस्टर, एक तो पहले आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो क्योंकि सभी चीज़ें पॉजिटिव में दिख रही है। अभी तो बिल्कुल सब मुकद्दर के सिकंदर बन के मार्केट में घूम रहे हैं क्योंकि सभी के शेयर्स पॉजिटिव में है। लेकिन याद रख लीजिए सेम चीज़ ना यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 2001 के अंदर, ये जो आपको दिख रहा है फोर्थ वाला लाइन, ठीक है, ये तो यहाँ पे जब डॉट कॉम बबल हुआ था ना, मार्केट किस तरीके से, यूएस मार्केट कैसा चला था, इंडियन मार्केट तो थोड़ा ठीक है नेसेंट स्टेज में था। यूएस मार्केट में जितना यूरोपिया था, जितना एंथुजियाज्म था, जितना कॉन्फिडेंस था, आज की घड़ी में वो कॉन्फिडेंस मतलब सेम सिमिलर वे में वो लोग आज भी इस सोच रहे कि अभी भी मार्केट में उसी तरीके से। तो मार्केट में जो फॉल हुआ था वहाँ से 80%, नैस्डैक जो अपनी हाई से 80% अगले 2 साल में गिरा था। तो याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस चीज़ का ध्यान देना कि आपको वैल्यूएशंस क्या है और चीज़ें ओवर वैल्यूड है या नहीं है, ये चीज़ें भी देखना है। तो अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करना वर्थ नहीं है। कुछ फिर भी गिने चुने लोग बोलेंगे कि हम तो वैल्यू इन्वेस्टर है, हमको क्या फ़र्क पड़ता है प्राइस क्या है। तो आप जाके देख लीजिए, वॉरेन बफेट खुद रिकॉर्ड कैश पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो भाई वो खुद अपने से ज़्यादा, तो वो ज़्यादा वैल्यू इन्वेस्टर है। वो तो यहाँ से 10 साल 20 साल 30 साल का उनका हॉरिजॉन होता है। वो खुद क्यों लेके बैठे ना, उनको दिख रहा है कि आगे अपॉर्चुनिटी, आगे आने वाले 1 साल 2 साल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अच्छे स्टॉक्स बहुत डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वो अपने फंड्स बचा के रख रहे, सही अपॉर्चुनिटी पे वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, लोअर बेसिस पे सारे स्टॉक अच्छी क्वालिटी के ले लेंगे और बैठे रहेंगे। तो ये हुआ एकदम इन्वेस्टर का माइंडसेट। तो यू बीइंग एन इन्वेस्टर, मैं आपको यही बोलूँगा कि आपके पास जो स्टॉक्स है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी के लिए मैं बेच सकता हूँ, मुझे सस्ते में ये कुछ शेयर्स मिल जाएंगे, तो आप उसे बेच दीजिए और आज के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और कोई भी नई इन्वेस्टमेंट अगले 6 महीने से 9 महीने के लिए मत कीजिए। शांति से एफडी के रिटर्न भी आपको थोड़े दिन के लिए मिल गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं ट्रेडर्स की। तो बात अभी ट्रेडर्स में, जैसा आपको पहले भी बोलते रहा कि लॉन्ग पोजीशन बनाइए, फिर उसको स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। तो आपने पोजीशन साइज थोड़ी सी छोटी कर देने की, आपको यहाँ पे बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेगी। आपने आपकी ट्रेडिंग कंटिन्यू रखनी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि कुछ ट्रेडिंग आप यहाँ पे शॉर्टिंग के साथ करो। तो थोड़ा सा रिस्की है, आई नो कि कुछ चीज़ें रिस्की है। आपको जहाँ लगे ना कि कोई स्टॉक या कोई सेक्टर ओवर हीटेड है या ये बहुत ज़्यादा चल गया है, तो आप वहाँ पे शॉर्ट मार के भी काम कर सकते हो। तो एक आध बार वैसी वाली स्ट्रेटेजी यूज़ कीजिए। या आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं लॉन्ग पोजीशन बनाना है, तो लॉन्ग पोजीशन भी बनाए तो छोटी पोजीशन के साथ काम कीजिए। नॉर्मल में लेट से आप 100 शेयर्स लेते होगे, तो अभी आप सिर्फ 30-40 शेयर्स, इतना ही एक छोटा पोजीशन के साथ कम प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन लॉस भी कम करोगे। आपको सही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी ना, जिस दिन आपको दिखेगा कि यार मार्केट तो अब फ्री फॉल नीचे के साइड में आ रहा है, तो आपके पास फंड्स होने चाहिए ऐसे टाइम में कि मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। ऐसा ना हो जाए कि आप लॉन्ग पोजीशन में बैठे हो और आपको एग्जिट करने का चांस नहीं मिला, तो आपकी लॉस तो होगा, वो तो हुआ ही हुआ, पर लॉस्ट अपॉर्चुनिटी भी रहेगी, शॉर्टिंग नहीं कर पाओगे। और ये सारी चीज़ें एज्यूमिंग कि आपको पता थी कि मार्केट में फॉल आने वाला है, तो थोड़ा सेंसिबल तरीके से यहाँ पे आपने काम करना चाहिए। अब बात आती है कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। देखिए, मुझे पता है, जैसा मैंने आपको कहा कि मैं तो यहाँ पे मार्केट पे बहुत ज़्यादा अभी निगेटिव हो चुका हूँ। तो यहाँ पे अभी, लेकिन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि अभी अगले आने वाले महीने में 2 महीने के अंदर दिवाली तक के यहाँ पे अभी के अभी मार्केट में फॉल आ जाएगा। नहीं, हो सकता है 6 से 9 महीने। मैं यहाँ पे 2025 जून तक के एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में कभी भी फॉल आएगा यहाँ से लेके आगे आने वाले पीरियड में। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करनी चालू की है शॉर्टिंग में। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ऑप्शंस वगैरह भी लगाई है कि यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ओवर वैल्यूड है, साइक्लिकल स्टॉक्स है जो बहुत ज़्यादा चल चुके, फंडामेंटल्स उनको कैचअप करने के लिए वक्त लग सकता है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स को मैंने कुछ को शॉर्ट किया है और उसे कॉल ऑप्शन से मैंने यहाँ पे हेज किया हुआ है। अगेन बहुत ज़्यादा हाइप रहता तो मैं नेकेड या तो फिर बिना हेजिंग के यहाँ पे शॉर्ट कर सकता था, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। अभी मुझे थोड़ा सा, क्योंकि लगता है कि अभी भी और थोड़ा मार्केट ऊपर गया, यहाँ से और 5% 10% की ऊपर की रैली दे दी, तो ज़बरदस्ती यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए और सारी चीज़ें होगी। और मैं कभी भी एक बार में नहीं लेता हूँ, मैं धीरे धीरे पोजीशन साइज बिल्टअप करते आता हूँ। तो ये पोजीशन साइज बिल्टअप करने का जो ड्यूरेशन है अभी के मार्केट कंडीशन में, मुझे ऐसा लगता है 2 महीने से 3 महीने में बन जाएगा। तो आराम से जो चीज़ें लग रही है कि भाई अभी शॉर्ट किया और हेज कर दिया, तो वो स्ट्रैटेजी होल्ड, मतलब ये
मैं कंटिन्यू रखूंगा। अच्छा, शॉर्टिंग भी किस तरीके से किया हुआ है कि यहाँ पे अभी सितंबर के 2 दिन बाकी है एक्सपायरी के, तो यहाँ पे नवंबर मंथ के यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट किए और उसे अक्टूबर मंथ के यहाँ पे कॉल ऑप्शन के साथ ये हेज किया हुआ है। तो अगेन आप बोलोगे कि नवंबर में एक तो लिक्विडिटी नहीं मिलेंगी, और ये हो सकता है कि भाई अगर हम लोग गलत भी हो गए तो एक बार के लिए रोल ओवर करना पड़ेगा यहाँ पे अक्टूबर मंथ में कॉल ऑप्शन, अक्टूबर से लेके नवंबर का कॉल ऑप्शन। तो थोड़ा सा अगेन देयर विल बी ए कॉस्टिंग, लेकिन इन द मेन टाइम अगर बीच में 1-2% 3% का भी मार्केट गिर जाता है, वो स्टॉक 5% 10% भी गिर जाता है, तो एक बहुत बढ़िया सा रिटर्न अभी शॉर्ट पीरियड में बन जाएगा। यहाँ से हम लोग ले लेंगे और शांति से बैठ जाएंगे। इन्वेस्टिंग की तो बारे में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू इन्वेस्टिंग, कोई कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं नहीं है ये देखने के लिए भी, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी चल चुकी है कि यहाँ पे आप कुछ भी सोच लोगे, हो सकता है कि अच्छी कंपनीज भी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं है, फंडामेंटल्स अच्छे, चीज़ें बदल रही है, लेकिन एवरीथिंग लाइक द डिफरेंस बिटवीन द रियल इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द एक्चुअल मार्केट प्राइस, ये ऑलरेडी डिफरेंस जो है ये वर्थवाइल नहीं है एक फ्रॉम इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव। तो कितना भी सर्च कर लो, कितना भी दिमाग खराब कर लो, तो वो मतलब नहीं आएगा। इसलिए मैं अभी इन्वेस्टिंग के लिए नहीं बोलता हूँ, ट्रेडिंग के लिए आप कितना भी पूछ लीजिए। ट्रेडिंग में तो हम 50 चीज़ें कर सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट जो भी करना है विद स्टॉप लॉस हम लोग बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, जो भी आपको लग रहा होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके कमेंट सेक्शन को लेके, कि भाई आपकी जो क्वेरीज होगी या आपको भी लगता है कि सही चीज़ है या नहीं है, हम लोग उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं।